नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सबों का स्वागत है डी इनसाइट न्यूज के आज के अंक में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को लेके जिसमें अब ये चर्चा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का और अपने सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। यूं तो समाज में इस पे चर्चा काफी दिनों से हो रही थी, इन बातों की आहट काफी दिनों से थी, लेकिन यह अभी ट्रिगर कर गया 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से, जिसका चर्चा 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए नोटिस या समय सीमा कैसे तय कर सकता है। इसके बाद से ये लगातार चर्चा में जारी है। यह कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले की है, जिसने न केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पर सवाल उठाए, बल्कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया। लेकिन यह कोई अकेला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों ने देश में हलचल मचाई थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए जमानत देना हो, नुपुर शर्मा के मामले में विवादास्पद टिप्पणी हो। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आखिर वक्फ 300-400 साल पुराने दस्तावेज कहां से लाएगा। लेकिन राम मंदिर मामले में इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1600-1700 साल पुराने जमीन के दस्तावेज मांगे। एक और कोर्ट पुराने कागजात के उपलब्ध न होने के बात को स्वीकारता है, तो दूसरी ओर वही कोर्ट प्राचीन दस्तावेज मांगता है। किसी भी संस्थान, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, के निर्णयों में अगर एकरूपता नहीं होगी तो जनता में आक्रोश पैदा होगा ही होगा। यह असमानता कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाती है। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर मोहन थे, ने एक फैसला सुनाया, जिसने कानूनी और राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। यह मामला तमिलनाडु के राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद से जुड़ा है। तमिलनाडु की विधानसभा ने कई विधेयक पास किए थे, जिन्हें राज्यपाल ने न केवल रोके रखा, बल्कि बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति के पास भी ये विधेयक धूल फांकते रहे। इस स्थिति से एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति बिना किसी समय सीमा के विधेयकों को रोक सकते हैं। इसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए भारत के इतिहास में पहली बार राज्यपाल और राष्ट्रपति को रीट ऑफ मंडमस यानी कि न्यायिक आदेश जारी किया। राष्ट्रपति का पक्ष सुने बिना उनके अधिकारों पे फैसला कैसे लिया जा सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। कोर्ट केवल एक पक्ष की तर्कों को सुनकर फैसला कैसे कर सकता है, वो भी तब जब मामला राष्ट्रपति से जुड़ा हो। तो क्या कोर्ट अब निरंकुश हो रहा है? क्या कोर्ट मनमाने फैसले कर रही है? इतना ही नहीं, आगे कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा कोई विधेयक पास करके भेजती है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर उस पर फैसला लेना होगा, और उनके सामने 3 विकल्प हैं। पहला, विधायक को कानून बनने की अनुमति देना। दूसरा, अस्वीकार करना, लेकिन कारण बताना होगा कि यह संवैधानिक क्यों नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति के लिए है आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन असली बवाल इस फैसले के पीछे की संवैधानिक जटिलताओं से शुरू हुआ। भारत का संविधान राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधायिका का हिस्सा मानता है। कोई भी कानून तभी बनता है जब वे उस पर हस्ताक्षर करें, लेकिन संविधान के आर्टिकल 200 और 201 में उन्हें यह स्वतंत्रता है कि वे विधेयकों पर फैसला अपनी मर्जी और समय पर लें। साथ ही उन्हें कानूनी छूट भी मिली है, जिसके तहत कोई कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ सम्मन जारी नहीं कर सकता है, ना ही उनके फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में न केवल इस छूट को चुनौती दी, बल्कि एक नया नियम बनाया, 3 महीने की समय सीमा का। यह नियम संविधान में कहीं नहीं है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति का पक्ष सुने बिना उनके अधिकारों पर फैसला कैसे लिया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? संविधान साफ कहता है कि यह काम सिर्फ संसद कर सकती है, लेकिन अगर आप
हाल के घटनाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि कोर्ट अब अपनी मर्यादाएं लांघने लगी हैं। अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़ी मामले में अंतरिम जमानत दी ताकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकें। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है और एक चुने हुए नेता को जेल में रखना चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर चुनाव लड़ने के लिए हम लोग आरोपी या भ्रष्टाचारी या बाहुबली को जमानत देने लगे, तब तो भारत में स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक से लेकर और सांसद तक का चुनाव कहीं न कहीं हमेशा होते ही रहता है। अगर ये सारे लोग हर उस चुनाव में खड़े हो जाया करें तो क्या उन्हें जमानत मिलेगा? और एक सवाल ये है कि बेल देने के पीछे मूल भावना या कारण क्या रहता है? अगर ये शंका होती है कि आरोपी जांच को प्रभावित कर सकता है तो उसे बेल नहीं दिया जाता है। वैसे ये जजों के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ यह कारण कहीं ना कहीं बेल के मूल भावना का उल्लंघन करती है। ऐसा ही कुछ नुपुर शर्मा मामले में भी हुआ था। 2022 में नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की थी। इस टिप्पणियों ने न केवल सामाजिक तनाव को बढ़ाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। एक बार तो कोर्ट ने एक एक्सीडेंट वाले मामले में नाबालिग को निबंध लिखने की सजा दी जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इससे आगे बढ़कर हाई कोर्ट ने तो एक व्यक्ति पर, जिस पर नाबालिग लड़की के निजी अंगों को छूने, उसके सलवार का नारा खोलने और झाड़ी में ले जाने की कोशिश करने का आरोप था, कोर्ट ने इसे अटेम्प्ट ऑफ रेप नहीं माना। इन फैसलों से एक बात साफ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब ऐसे फैसले करने लगी है जो अक्सर समाज में गहरे सवाल छोड़ जाते हैं। तमिलनाडु मामले का ताजा फैसला भी इस कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ता है। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा साफ साफ करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल विधायिका का हिस्सा हैं और उनकी भूमिका विधेयकों को कानून में बदलने की प्रक्रिया में अहम है, लेकिन संविधान उन्हें यह स्वतंत्रता भी देता है कि वे अपने विवेक से फैसला लें। आर्टिकल 200 राज्यपाल के लिए और 201 राष्ट्रपति के लिए है, जिसमें कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। साथ ही आर्टिकल 361 में उन्हें कानूनी छूट देता है जिसके तहत कोई कोर्ट उनके खिलाफ आदेश जारी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में न केवल इस छूट को नजरअंदाज किया है बल्कि एक तरह से संविधान में संशोधन करने की कोशिश की है, क्योंकि 3 महीने का समय सीमा तय करना एक नया नियम है जो संविधान में कहीं नहीं लिखा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिक मानते हैं तो उन्हें कारण बताना होगा या सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी होगी या आर्टिकल 143 के तहत सलाह लेने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने जैसा है, जो पहले स्वैच्छिक था। इस फैसले ने कई सवाल खड़ा किए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल दिया है? क्या 2 जजों की बेंच को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? संविधान के आर्टिकल 143(3) के अनुसार इसके लिए कम से कम 5 जजों की संवैधानिक पीठ जरूरी है। क्या यह फैसला संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है? अटॉर्नी जनरल ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि राष्ट्रपति का पक्ष सुने बिना उनके अधिकारों पर फैसला लेना गलत है। कई कानूनी विशेषज्ञ का यह मानना है कि यह फैसला संविधान में संशोधन की कोशिश है जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल 2025 को दिल्ली विधानसभा के राज्यसभा के ट्रेनियों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला बोला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकती हैं? संविधान का आर्टिकल 142 कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है कि जिसका इस्तेमाल आप हर जगह कर दें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद कह दिया, जजों की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाई कोर्ट के जस्टिस कैश कांड के मामले का भी जिक्र किया, जहां जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के बावजूद कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की इन हाउस कमेटी को भी असंवैधानिक कहा, क्योंकि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार सबसे अहम है। हर संस्था को अपनी सीमा में रहना चाहिए, लेकिन
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान ने विपक्ष को भी मौका दे दिया। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पलटवार करते हुए कहा, अगर राष्ट्रपति को फैसला पसंद नहीं है तो वे रिव्यू पिटीशन दाखिल करें या आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांगे। जजों को सबक सिखाने की कोशिश न करें। सिब्बल ने आर्टिकल 142 का बचाव करते हुए कहा, यह सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए आदेश देने का अधिकार देता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के वही फैसले पसंद आते हैं जो उनके हित में होते हैं। वैसे ये हमेशा ही होता है, फैसले जिसके हित में होते हैं उसी को पसंद आते हैं। इस पूरे मामले में कई तकनीकी और संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 143(3) के अनुसार संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम 5 जजों की संवैधानिक पीठ की जरूरत है, लेकिन इस मामले में केवल 2 जजों ने फैसला सुनाया। क्या यह संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब कुल 8 जज थे, जिसमें से 5 की पीठ को संवैधानिक माना जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं। इस हिसाब से तो संवैधानिक पीठ में कम से कम 20 से 21 जज होने चाहिए। 2 जजों की बेंच कैसे संविधान की व्याख्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में श्रीलंका और रिपब्लिक ऑफ किरिबाती, एक छोटा सा द्वीपीय देश जिसका नाम शायद 99% भारतीयों ने नहीं सुना है, उस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया। सवाल यह है कि भारत जैसे विशाल, सफल और जटिल लोकतंत्र में इन देशों के फैसले कितने प्रासंगिक हैं? क्या भारत की संवैधानिक व्यवस्था को समझने के लिए हमें किरिबाती जैसे छोटे द्वीपीय देश की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट पर पहले भी कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में दखल का आरोप लगता रहा है। नुपुर शर्मा मामले में कोर्ट की टिप्पणियों ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का फैसला राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील था। क्या तमिलनाडु का यह फैसला भी उसी कड़ी का हिस्सा है? इस फैसले ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के टकराव को उजागर कर दिया है। भारत का संविधान तीनों संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की बात करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट पर बार बार कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप लग रहा है। दूसरी ओर यह भी सच है कि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोकते रहेंगे तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। तमिलनाडु जैसे मामले में जनता द्वारा चुनी गई सरकार के फैसलों को लागू करने में देरी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इसे सुधारने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इसका तरीका गलत है। कहा जा रहा है सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में अब वह समय आ गया है कि शक्तियों के बंटवारे को हम फिर से परिभाषित करें? उपराष्ट्रपति और कई विशेषज्ञों का मानना है न्यायपालिका में सुधार की सख्त जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संवैधानिक ढांचा चरमरा सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।